राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसके ट्रस्टी कौन कौन है? उसके ट्रस्टी हैं सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी। ये तीनों मेन परिवार के जो सदस्य हैं उसके ट्रस्टी हैं, मतलब मालिक है राजीव गांधी फाउंडेशन के, आप सीधे सीधे ये कहो। उसके साथ साथ ट्रस्टी हैं मनमोहन सिंह, चिदम्बरम। इसके अलावा इनके जो आसपास के जो वरिष्ठ जो आप सुनते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, वो सारे ट्रस्टी हैं। अब जो जनता का पैसा है, वो पैसा कैसे ये लोग अपने लेते हैं अपने अकाउंट में, या अपने स्वार्थ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, इन्होंने पूरे सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट किया है, आप ये समझ लो। जो हार्ड अर्न टैक्स के पैसे हैं जो जनता पे करती है, वो इन डिपार्टमेंट्स, जो सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उन सबों के वो सारे लोग इनको डोनेट करते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन को, और ये सारा पैसा फिर परिवार के पास आ जाता है। आप सोचिए इनके डोनेशन करने वाले कौन कौन हैं? डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। अब ये सोच लो, ये वही फंड है जिसके लिए लगातार अभी जब PM केयर्स फंड की अनाउंसमेंट मोदी सरकार ने करी थी, तो यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार इस बात पे जोर दे रहे थे कि ये पैसा PM केयर्स के बजाय प्रधानमंत्री आपदा यानी जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब क्यों कहा जा रहा था, आप ये समय, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जब ये बनाया गया था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उसका भी इसका सदस्य घोषित किया गया था। क्यों भाई, आप किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष क्यों इसका सदस्य हो सकता है? क्योंकि ये तो देश का धन है और प्रधानमंत्री को इसका अधिकार दिया गया है। तो इसलिए ये चाह रहे थे कि PM केयर्स का पैसा भी वहाँ आ जाए ताकि ये अपने हिसाब से भी उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये जो पैसा था जो कि सरकार आपदा के समय में, भूकंप में, बाढ़ में और भी किसी विपत्ति में यूज करती थी, ये सारा पैसा जो लोगों ने डोनेट किया था इस काम के लिए, वो राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया जाता था। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब सोच लो, बैंक भी डोनेट कर रहे हैं, वाह। ग्रामीण विकास संस्थान, वाइल्ड इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDBI बैंक, सबला, हुडको, ONGC, गेल, सेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेट कर रहा है। ये सारे जो गवर्नमेंट के संस्थान है, ये राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, किस बात के लिए कर रहे हैं? राजीव गांधी फाउंडेशन है क्या? कौन से काम वो करते हैं? कौन से सामाजिक काम से वो जुड़े हुए हैं? आज तक आपने कभी नाम सुना इस संस्था का? कभी सुना हो कि हाँ ये किसी कहीं भी कहीं बाढ़ आए, भूकंप आए, चाहे वो उत्तराखंड में आया हो, चाहे आसाम में आया हो, चाहे महाराष्ट्र में आए, चाहे बिहार में आए, कहीं कभी इसका नाम सुना है आपने कि ये संस्था कहीं कोई काम कर रही हो? किसी भी सामाजिक काम के लिए कहीं भी इसका आपने नाम नहीं सुना होगा। लेकिन तो भी ये सारा पैसा डोनेट इनको किया जाता था, और ये सारा पैसा फिर भी, और ये जब ये डोनेट करा जाता था तो इसका क्या सिस्टम इन्होंने ऐसा बना रखा था कि आप ये समझ लो कि जनता के पास इसकी सूचना भी नहीं आ पाती थी। अब जब एक सरकार चेंज हुई है तो ये सारी जो सूचनाएं धीरे धीरे जनता तक आ रही है। तो सबसे पहले कांग्रेस से सवाल है कि ये पैसा जाता कहाँ था, इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, वो जनता को बताया जाए। और राजीव गांधी जो फाउंडेशन है वो किन कार्यों से जुड़ी हुई है? जो अभी तक समाचार आ रहा है कि उसका तो चाइना के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है कि ये एक दूसरे के साथ सीक्रेट डील साझा कर रहे हैं। मतलब क्यों, हमारे देश का सीक्रेट डील भी उनको किया जा रहा है। अब ये तो मैंने बताया जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं। इसके अलावा जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें थी, सारी कांग्रेस की सरकारें भी राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेट करती थी। मतलब कितना ज़्यादा पैसा इस परिवार को गया है और इस परिवार ने किस तरह से देश को लूटा है, इससे सिस्टमेटिक तरीके से इसका कोई बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में नहीं मिल सकता। अब इसके अलावा
चीनी सरकार, सबसे बड़ी बात है कि इस जो फाउंडेशन है राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें चीनी सरकार 90 लाख का 2005-6 में डोनेशन देती है, चीनी एम्बेसी डोनेशन देती है। मतलब इसी से समझ में आता है कि आखिर ये परिवार चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, और चाइना के खिलाफ बोलने के बजाय वो अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता रहता है, अपनी सेना के बारे में ही बोलता रहता है, ऐसे ऐसे बयान देता है जिससे कि पड़ोसी देश उसका इस्तेमाल कर पाए और उनको कहीं ना कहीं एक टेक्निकल और मनोवैज्ञानिक फ़ायदा देने की कोशिश करी जाती है। तो वो समझ में आ जाता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। सबसे बड़ा बात जो ये डोनर है उसमें एक और नाम है मेहुल चोकसी का, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और ये यही मेहुल चोकसी है जिसके जो भागा हुआ है। और इसके पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी लगातार कितने समय से मोदी सरकार को घेर रही थी कि लाओ लाओ लाओ। नीरव मोदी के केस में भी आपने देखा होगा कि जो नीरव मोदी को बचाने के लिए कांग्रेस का ही नेता अभी लंदन में गया था गवाही देने। इनकी जड़ें, ये जितने भी करप्ट लोग हैं, ये सब करप्ट लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनके तार कहीं ना कहीं इस परिवार से जुड़े हुए हैं। और जब ये कुछ झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो उसके गिरफ्त में ये बहुत बुरी तरह से आते हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी आप ऐसी पार्टी के नेताओं को आप सपोर्ट करें। चापलूसी की भी एक हद होती है। आप जिस तरह से ये परिवार का स्टेटमेंट आता है, जिस तरह से ट्वीट आता है, जिस तरह से ये इनके चंदे का पता चल रहा है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध गतिविधि में लिप्त हैं, पूरा करप्ट लोग हैं और करप्शन में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने जो भी डोनेशन लिया है और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने कि इनको डोनेट किया है, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर किस बेस पे इन्होंने इनको डोनेट किया। और सरकार से अपील है कि इस तरह के कानून बनाए जाएं कि कोई भी अगर कभी किसी संगठन को डोनेट करता है तो उसके क्या SOPs है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका टाइम टू टाइम ये होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। ऑडिटर पे भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्या ऑडिट करते हैं। ऑडिटर में जिस तरह से प्रधानमंत्री के आपदा कोष में जो रामेश्वर ठाकुर का, जो कांग्रेस के ही 4 राज्यों के राज्यपाल बनाए गए, 2 बार राज्यसभा सांसद थे, तो ऐसी परिस्थिति में हमें SOP बनाने की ज़रूरत है कि आखिर किसी पार्टी का ही आदमी फिर क्यों ऑडिटर बन जाता है। फिर ऑडिटर बनने के बाद भी उसको उसका बेनिफिट भी दिया जाता है। और ये जब प्रक्रिया है कि हर साल ऑडिटर चेंज होने का, तो ये 3-3, 4-4 साल तक ऑडिटर चेंज क्यों नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर निगाह दौड़ाने की ज़रूरत है कि आखिर पूरा प्रोसीजर SOP क्यों पहले पालन नहीं हो रहा था। और अभी की सरकार से अपील है कि SOP और कानून को काफ़ी सख्त बनाया जाए ताकि इस तरह की गलतियां आगे जाकर ना हो। जय हिंद, जय भारत।